सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपने बात कर रहे थे नया राजस्थान जिला दर्शन, नया राजस्थान जिला दर्शन। और अपना आज का जो ज़िला है वो रहेगा हनुमानगढ़ ज़िला। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज के अपनी जिला दर्शन क्लास हनुमानगढ़ ज़िला। देखिए मित्रों, हनुमानगढ़ जिला है, इसका प्राचीन नाम कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना इसका प्राचीन नाम है बटनेर। क्या मिलता है? बटनेर। उपनाम की अगर हम बात करें तो धान का कटोरा, उत्तरी सीमा का प्रहरी। धान का कटोरा हनुमानगढ़, जबकि अन्न का कटोरा श्री गंगानगर। देखिए मित्रों, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि हनुमानगढ़ जिला है, यह श्री गंगानगर जिले से अलग होकर राजस्थान का 31वां जिला कब बना? तो ध्यान रखना 12 जुलाई 1994। 12 जुलाई 1994 को राजस्थान का 31वां जिला हनुमानगढ़ को बनाया गया, श्री गंगानगर जिले से अलग करके। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम मित्रों बात करें तो पड़ोसी राज्य है इसके दो। एक आता है पंजाब, जिसे हम कह सकते हैं पीबी, और साथ में ध्यान रखना हरियाणा, जिसे हम लिख सकते हैं HR। तो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है, यह दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा। नेक्स्ट मित्रों अपने बात करें पड़ोसी ज़िले, तो इसके पड़ोसी ज़िले हैं 3। कितने हैं? 3। तो कौन कौन से हैं? एक आता अपने श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। एक आता है अपने बीकानेर, बीकानेर, और एक है चूरू। कौन सा? चूरू। तो पड़ोसी ज़िले हैं 3, श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू। योध्या क्षेत्र में भी कुल कितने ज़िले हैं? 3 हैं, लेकिन प्राचीन समय में योध्या क्षेत्र श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों को कहा जाता था। हनुमानगढ़ जिलों का जो क्षेत्र है इसको योध्या क्षेत्र कहते थे, लेकिन अब श्री गंगानगर से एक अलग ज़िला बना है अनूपगढ़, तो अनूपगढ़ को भी इसमें शामिल करेंगे अपने, अनूपगढ़। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर तहसीलों की अगर हम बात करें, तहसीलें कभी पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन ध्यान रखना हनुमानगढ़ तहसील है, राउतसर है, पल्लू है, टीबी है, पीलीबंगा है, नौहर है और बहादरा है। हनुमानगढ़ का आरजे नंबर है, ध्यान रखना मित्रों, 31। कौन सा रहेगा? 31। श्री गंगानगर जिले का आरजे नंबर था 13, जबकि इसका क्या हो जाएगा? उल्टा। कितना? 31। यहाँ का शुभंकर अगर हम बात करें हनुमानगढ़ का तो छोटा किलकिला। क्या रहेगा? छोटा किलकिला, किलकिला। तो और श्री गंगानगर का शुभंकर था चिंकारा, हनुमानगढ़ का एक शुभंकर है वो है छोटा किलकिला। मुख्य फसल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कपास है, धान है, गेहूँ है, सरसों है, चना है और अन्य दलहनी फसलें। मृदा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना मित्रों, एक तो पाई जाती है रेवेरीना, रेवेरीना। एक अपने बात की थी साइरोजेक्स, साइरोजेक्स, और एक हमने बात की थी रेतीली मृदा या मिट्टी। तो हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और अनूपगढ़ तीनों जिलों में कैसी मिट्टी पाई जाती है? सेम मिट्टी पाई जाती है, रेवेरीना, साइरोजेक्स और रेतीली मिट्टी। जलवायु की अगर हम बात करें तो तीनों जिलों में सेम रहेगी, शुष्क। क्या रहेगी? शुष्क। श्री गंगानगर की जलवायु शुष्क है, अनूपगढ़ की शुष्क है और हनुमानगढ़ की शुष्क है। राजस्थान में हमने बात की थी सबसे अधिक आंधियों वाला जिला, तो वो था अपना श्री गंगानगर,
लगभग 27 दिन। लेकिन दूसरा यह ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक आंधियों वाला दूसरा जिला, तो ये आपको ध्यान रखना है वो कौन सा है, हनुमानगढ़ है। कौन सा है, हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़। और यहाँ पर लगभग कितने दिन, 24 दिन। कितने दिन, 24 दिन। नेक्स्ट अगर अपने बात करें मित्रों, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है और पूछा गया है, गोवत्स परिपालन केंद्र। तो राजस्थान में गोवत्स परिपालन केंद्र है, यह नौहर हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है, नौहर हनुमानगढ़ में। और इसके बाद यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि गोगामेड़ी पशु मेला। तो गोगामेड़ी पशु मेला है, यह अपनी नौहर नामक तहसील है और यह राजस्थान में सबसे अधिक या सर्वाधिक दिनों तक भरने वाला क्या है, पशु मेला है। और यह मेला कब लगता है, तो ध्यान रखना, सावन माह की पूर्णिमा, सावन पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक यह मेला लगता है। भाद्रपद पूर्णिमा तक यह मेला लगता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में ध्यान रखना, खेल के लिए लकड़ी का कच्चा सामान, इसके लिए भी हनुमानगढ़ जिला प्रसिद्ध है। यहाँ लिख देता हूँ, खेल सामग्री वो भी कैसी, लकड़ी के लिए हनुमानगढ़ जिला ये अपने क्या है, प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है। लकड़ी खेल सामग्री के लिए कौन सा जिला राजस्थान में प्रसिद्ध है, तो हनुमानगढ़। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें, तो यह भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गोगामेड़ी, वो था गोगामेड़ी पशु मेला, वो कहाँ लगता है, नौहर में। और ये भी कहाँ भरता है, नौहर में। और इस गोगामेड़ी को कहते हैं धुरमेड़ी। धुरमेड़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गोगा जी का समाधि स्थल है। क्या है, समाधि स्थल। यह आपको ध्यान रखना, समाधि स्थल। और यह धुरमेड़ी है, इसका अर्थ होता है ऊंचा टीला। क्या होता है, ऊंचा टीला या स्थान, ऊंचा टीला या स्थान। इसका निर्माण, यह निर्माण कई बार परीक्षा में पूछा गया कि गोगामेड़ी का निर्माण करवाया, तो इसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। वर्तमान स्वरूप किसने दिया, तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने गोगामेड़ी को वर्तमान स्वरूप दिया। गोगामेड़ी, इसकी आकृति, यह आकृति भी पूछी गई है, मकबरे नुमा है। कैसी आकृति, मकबरे नुमा है, मकबरे नुमा। यहाँ पर मेला, यह मेला भी पूछा जाता है। तो मेला लगता है गोगानवमी, और गोगानवमी आती है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी, कृष्ण नवमी। अब यहाँ पर ध्यान रखना मित्रों, पुजारी, क्या बात करें हम, पुजारी ध्यान रखना, जो गोगामेड़ी है यहाँ पर पुजारी। तो पुजारी ध्यान रखना, भाद्रपद माह में हिंदू पुजारी होते हैं। कौन होते हैं, हिंदू पुजारी। जबकि अन्य 11 माह में मुस्लिम पुजारी होते हैं। कौन होते हैं, मुस्लिम पुजारी। और मुस्लिम पुजारी हैं, इनको कहा जाता है चायल। क्या कहा जाता है, चायल। यह भी आपको ध्यान रखना है, मुस्लिम पुजारी को क्या कहते हैं, चायल कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक माता का मंदिर आता है, भद्रकाली माता का मंदिर। भद्रकाली माता का मंदिर है, हनुमानगढ़ टाउन से 5-7 किलोमीटर दूर पल्लू नामक स्थान पर है। कहाँ पर है, पल्लू में। और इसका निर्माण करवाया था बीकानेर के महाराजा राम सिंह ने। बीकानेर के महाराजा राम सिंह ने इसका क्या करवाया, निर्माण करवाया।
नेक्स्ट अगर हम बात करें शीला धोली माता का मंदिर, शीला धोली माता का मंदिर हनुमानगढ़ टाउन में है और यहाँ पर जो मेला लगता है वो ध्यान रखना, मेला लगता है प्रत्येक शुक्रवार को, प्रत्येक गुरुवार को। मेला कब लगता है? प्रत्येक गुरुवार को, यहाँ पर इस माता के मंदिर में चर्म रोग का इलाज होता है, चर्म रोग का इलाज होता है, यह भी आपको ध्यान रखना। चर्म रोग जैसे फोड़े है, फुंसी है, खाज है, खुजली, इसका क्या होता है? इलाज होता है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, ब्राह्मणी माता का मंदिर। तो ब्राह्मणी माता का मंदिर है यह पल्लू हनुमानगढ़ में, पल्लू हनुमानगढ़ में। तो ब्राह्मणी माता का मेला है यह पल्लू हनुमानगढ़ में। यहाँ पर जो मेला लगता है वो प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष अष्टमी को लगता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, मेला कब लगता है? प्रत्येक माह शुक्ल पक्ष अष्टमी को, शुक्ल पक्ष अष्टमी, यह आपको ध्यान रखना। एक अन्य ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है वो ध्यान रखना आप सोरसन बारा में, यह भी पूछा जाता है। सोरसन नामक स्थान है बारा जिले में। किस जिले में? बारा जिले में। यह एकमात्र देवी है संपूर्ण राजस्थान में, एकमात्र देवी जिसकी पीठ का श्रृंगार कर पूजा की जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। यह परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि संपूर्ण राजस्थान में किस माता, कौन सी एकमात्र देवी है जिसके पीठ का श्रृंगार कर पूजा की जाती है? तो वह है ब्राह्मणी माता, और ब्राह्मणी माता का मंदिर है सोरसन बारा में। और सोरसन बारा में एक मेला लगता है, हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा गधों का मेला, यह भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सुखा सिंह मेहताब गुरुद्वारा, यह हनुमानगढ़ टाउन में, सुखा सिंह मेहताब गुरुद्वारा है हनुमानगढ़ टाउन। नेक्स्ट आता है हनुमानगढ़ दुर्ग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हनुमानगढ़ दुर्ग, इसे कहते हैं बटनेर दुर्ग। क्या कहते हैं? बटनेर दुर्ग, जो हनुमानगढ़ जिले में है, हनुमानगढ़ जिले में है, घग्गर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। और साथ में ध्यान रखना मिट्टी से निर्मित है। किससे निर्मित है? मिट्टी से निर्मित है, मिट्टी से निर्मित है। तो बटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे, मिट्टी से निर्मित दुर्ग। इसका निर्माण पूछा जाता है, आप ध्यान रखना। निर्माण बाटी राजा भूपत खां ने 285 से 98 के मध्य, कब करवाया था? 285 से 98 के मध्य। और इसका जो शिल्पी है, कारीगर है, यह आपको ध्यान रखना केकेया। शिल्पी या कारीगर है वो कौन है? केकेया। श्रेणी की अगर हम बात करें तो श्रेणी कैसी है? तो धानवन श्रेणी का यह दुर्ग है। धानवन श्रेणी वह होता है जिसके चारों ओर रेत के ऊंचे टीले हो या रेत से घिरा हो, उसे कहते हैं धानवन श्रेणी का दुर्ग। तो ये अपने क्या? धानवन श्रेणी का दुर्ग है। इसका उपनाम भी पूछा जाता है उत्तरी सीमा का प्रहरी, यह आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान रखना राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग, यह भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग तो वो कौन सा है? बटनेर दुर्ग है। और राजस्थान में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग, ये ध्यान रखना कौन सा है? बटनेर। अगर आपसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक स्वदेशी, क्या बात कर रहा हूँ मैं? स्वदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग, तो वो आ जाता है तारागढ़। कौन सा? तारागढ़ दुर्ग। और तारागढ़ दुर्ग है राजस्थान में 2, तो ये तारागढ़ आएगा अजमेर वाला,
कौन सा? अजमेर। तो राजस्थान में सबसे अधिक विदेशी आक्रमण सहन करने वाला दुर्ग है बटनेर, हनुमानगढ़, जबकि राजस्थान में सबसे अधिक स्वदेशी आक्रमण सहन करने वाला दुर्ग है वो है तारागढ़ दुर्ग, अजमेर। विदेशी आक्रमण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना 1001 ईस्वी में आक्रमण हुआ था महमूद गजनवी का। किसका? महमूद गजनवी का आक्रमण, महमूद गजनवी का आक्रमण। तो बटनेर दुर्ग पर 1001 ईस्वी में किसका आक्रमण होता है? महमूद गजनवी का। इसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आक्रमण आता है 1398। 1398 में आक्रमण होता तैमूर लंग का। किसका होता है? तैमूर लंग का, तैमूर लंग का आक्रमण, ये ध्यान रखना। और तैमूर लंग ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया और इसने क्या किया? अपनी एक आत्मकथा, आत्मकथा का नाम आता है तुजूक, तुजूक ए तैमूरी। तुजूक ए तैमूरी में वर्णन किया है कि मैंने पूरे हिंदुस्तान में इतना सुरक्षित व मजबूत किला नहीं देखा। तो तैमूर लंग ने बटनेर दुर्ग पर 1398 में आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद अपनी आत्मकथा तुजूक ए तैमूरी में लिखा है कि मैंने इतना सुरक्षित व मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। एक खास बात और है, तैमूर लंग के आक्रमण के भय से यहाँ पर हिंदू महिलाओं ने ही नहीं बल्कि मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया। एकमात्र दुर्ग है जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया, तो वो था बटनेर दुर्ग। इसके बाद ध्यान रखना 1527 में यहाँ पर आक्रमण होता है राव जेतसी का। बीकानेर के शासक है राव जेतसी, राव जेतसी। इनका क्या होता है? यहाँ पर आक्रमण होता है और ये यहाँ पर क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। लेकिन ये दुर्ग किसको सौंपते हैं? राव खेतसी को सौंपते हैं, राव खेतसी। राव खेतसी को दुर्ग सौंपकर वापस चले जाते हैं बीकानेर। इसके बाद है 1534 में आक्रमण होता है राव खेतसी पर। राव खेतसी पर आक्रमण करता है कौन? कामरान, कामरान। लेकिन राव खेतसी पर आक्रमण करता है कौन? कामरान। तो राव खेतसी इसमें मारा जाता है, लेकिन कामरान को राव जेतसी पराजित कर यहाँ पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। और इस बात की जानकारी हमें मिलती है राव जेतसिरो छंद, राव जेतसिरो छंद। और राव जेतसिरो छंद है, इसकी रचना की थी बिट्ठू सूजा ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1805 में बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने यहाँ पर क्या करते हैं? आक्रमण। बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह यहाँ पर क्या करते हैं? आक्रमण। और आक्रमण करते हैं जाप्ता खां भाटी पर। किस पर? जाप्ता खां भाटी पर। और आक्रमण करने के बाद जाप्ता खां भाटी को पराजित करते हैं मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन क्या कर देते हैं? पराजित करते हैं, पराजित किया। तब से इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? मंगलवार के आधार पर नाम क्या पड़ा? हनुमानगढ़। और यहाँ पर एक हनुमान मंदिर का क्या करवा दिया? निर्माण। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना बटनेर दुर्ग में गेपरनाथ का मंदिर है, शेर खां की कब्र है, मामा भांजा की मजार है। मामा भांजा की मजार अगर आपसे पूछे तो वह बटनेर दुर्ग में, बटनेर दुर्ग में। अगर आपसे पूछे मामा भांजा मंदिर तो वो है अटरू बारा जिले में। मामा भांजा की छतरी है वो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। तो मामा भांजा की मजार बटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़, मामा भांजा का मंदिर अटरू बारा और मामा भांजा के जो छतरी है वो है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। नेक्स्ट मित्रों अपने बात करें तो हमारे पास में आती है नदी कौन सी? घग्गर नदी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है घग्गर नदी। देखिए मित्रों घग्गर नदी है, इसका उद्गम होता है हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। कहाँ से?
हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत, शिवालिक या कालका पहाड़ी से। अब हिमाचल प्रदेश में इसका क्या होता है उद्गम, यहाँ फिर लिख देता हूँ मैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद में यह नदी चली जाती है पंजाब में, पीबी पंजाब, और पंजाब से फिर राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है, तो राजस्थान में। तो ध्यान रखना, घग्गर नदी है राजस्थान में प्रवेश करती है टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव, टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से प्रवेश करती है और बाटनेर में आकर क्या हो जाती है, विलुप्त, मतलब बाटनेर में आकर यह नदी समाप्त हो जाती है। लेकिन जैसे ही इस नदी में अधिक वर्षा होती है तो इसका जल है वो राजस्थान की, एक तो कौन सा जिला है, हनुमानगढ़, और एक अपने बात करें तो अनूपगढ़, और एक ध्यान रखना श्री गंगानगर। तो वर्तमान घग्गर नदी का राजस्थान में बहाव क्षेत्र वो 3 जिलों में है, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, श्री गंगा। पहले होता था 2 जिलों में, हनुमानगढ़ और गंगानगर, लेकिन वर्तमान में 3। लेकिन जैसे ही यह नदी पूरे अपने उफान पर होती है तो इसका जल है वो पाकिस्तान में पहुंच जाता है, और पाकिस्तान में यह नदी प्रवेश करती है बिंजोर नामक स्थान से। कहाँ से, बिंजोर नामक स्थान, और बिंजोर नामक स्थान है ये अनूपगढ़ जिले में। किस जिले में है, अनूपगढ़ जिले में, अनूपगढ़। यहाँ से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान में प्रवेश करती है, यह आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के किस स्थान से, बिंजोर नामक स्थान, अनूपगढ़। इस नदी के उपनाम कई बार परीक्षा में पूछे जाए। इसे कहते हैं सरस्वती, द्वस्वती, नट, नाली, मृतसोतर, वाहिद नदी, राजस्थान का शोक। तो इसका उपनाम अच्छे से ध्यान रखना, सरस्वती, द्वस्वती, नट, नाली, मृतसोतर, वाहिद नदी, राजस्थान का शोक। इसका बहाव क्षेत्र ध्यान रखना राजस्थान में कहलाता है नाली। क्या कहलाता है, नाली। और पाकिस्तान में इसका बहाव क्षेत्र कहलाता है हकरा। क्या कहलाता है, हकरा। इस नदी की कुल लंबाई अगर हम बात करें तो 465 किलोमीटर। तो घग्गर नदी की कुल लंबाई की तो 465 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है वो है 100 किलोमीटर। कितनी रहेगी, 100 किलोमीटर। तो राजस्थान में कुल लंबाई 100 किलोमीटर। यह आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, यह ध्यान रखना। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, यह आपको ध्यान रखना है। यह जो घग्गर नदी है इसके उपजाऊ मैदान को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना बग्गी कहते हैं। क्या कहते हैं, बग्गी कहते हैं। क्या कहते हैं, बग्गी कहते हैं। या बग्गी कहते हैं या इसे कहते हैं राइस बेल्ट। राइस बेल्ट, यह आपको ध्यान रखना है। घग्गर नदी है, इसके किनारे अगर हम बात करें तो कालीबंगा सभ्यता है, रंगमहल सभ्यता है और पीलीबंगा सभ्यता। यह हनुमानगढ़ जिले में। और साथ में ध्यान रखना हनुमानगढ़ जिले का भटनेर दुर्ग है, और ध्यान रखना हनुमानगढ़ शहर है, अनूपगढ़ शहर है, तलवाड़ा झील है। इसी के साथ में आपको ध्यान रखना है श्री गंगानगर का एक आता है शहर, श्री गंगानगर, गंगानगर का सूरतगढ़ शहर, वो इस नदी के किनारे है। सूरतगढ़ शहर इस नदी के किनारे, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर आप मित्रों बात करें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसके मित्रों ध्यान रखना प्राचीन नाम। तो इसका प्राचीन नाम क्या था, तो इसका प्राचीन नाम है मरु गंगा। प्राचीन नाम क्या है, मरु गंगा। यह आपको ध्यान रखना है, मरु गंगा। तो
इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्राचीन नाम परीक्षा में पूछा गया है मरुगंगा, और उपनाम है राजस्थान की जीवन रेखा। राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की जीवन रेखा। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसका प्राचीन नाम परीक्षा में पूछा जाता है मरुगंगा, और उपनाम ध्यान रखना राजस्थान की जीवन रेखा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसका मित्रों उद्गम पंजाब में फिरोजपुर जिले के हरी के बैराज बांध से, हरी के बैराज बांध से यहाँ पर सतलज और व्यास नदियों के संगम से होता है, यह आपको ध्यान रखना है। और यह जो हरी का बैराज बांध है, इसका निर्माण हुआ था 1952 में। यह हरी का बैराज बांध है, इसका निर्माण ध्यान रखना 1952 में भारत सरकार के द्वारा किया गया है। अब यह पंजाब में बहने के बाद हरियाणा में बहती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है, यह ध्यान रखना। पंजाब है, पंजाब के बाद में ये चली जाती है कहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ PB पंजाब। पंजाब के बाद में HR हरियाणा, हरियाणा के बाद में अपने कहाँ आती है, राजस्थान में, राजस्थान। तो राजस्थान में इसका जो प्रवेश द्वार है वो हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील का खारा गांव है। तो टिब्बी तहसील के खारा गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है कौन सी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसकी कुल लंबाई आपको ध्यान रखना है 649 किलोमीटर। कितनी है, 649 किलोमीटर, 649 किलोमीटर। राजस्थान फीडर, इसके दो भाग हैं मित्रों, एक तो राजस्थान फीडर नहर है और दूसरी है मुख्य नहर। राजस्थान फीडर नहर है, तो राजस्थान फीडर नहर है, इसकी कुल लंबाई है 204 किलोमीटर। कितनी है, 204 किलोमीटर, यह आपको ध्यान रखना है। और जो मुख्य नहर है, इसकी कुल लंबाई है 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर, यह आपको ध्यान रखना है। यह जो राजस्थान में राजस्थान फीडर नहर है, यह अपने ध्यान रखना, इसका जो अंतिम बिंदु है, इसका अंतिम बिंदु यह आपको ध्यान रखना है मसीता वाली हेड है। कौन सा है, मसीता वाली हेड, हनुमानगढ़ जिले में। लेकिन अगर हम बात करें इस नहर का अंतिम बिंदु, तो वो आता अपने अंतिम बिंदु, अगर हम बात करें तो इस नहर का अंतिम बिंदु है वो है गडरा रोड बाड़मेर। कौन सा है, गडरा रोड बाड़मेर, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो ये विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना, यहाँ लिख देता हूँ विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना। नहर परियोजना है, जबकि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि विश्व की सबसे प्राचीन व विकसित नहर परियोजना, तो वो कौन सी थी, गंग नहर। जबकि विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना है वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसकी कुल कितनी शाखाएं हैं, तो ध्यान रखना 9 शाखाएं हैं। कुल कितनी शाखाएं हैं, 9 शाखाएं हैं। अपने आज एक ही शाखा पढ़ेंगे, कौन सी, राउतसा शाखा, बाकी अन्य अपने पढ़ेंगे नहर परियोजना टॉपिक में। तो ध्यान रखना 9 शाखाएं हैं। प्रथम शाखा अगर हम बात करें तो राउतसा शाखा है, जो हनुमानगढ़ जिले में सिंचाई के लिए उपयुक्त है, और यह एकमात्र इसकी शाखा है जो बाईं ओर से निकाली गई है। बाकी सभी अन्य 8 शाखा वो दाईं ओर से निकाली गई, लेकिन यह एकमात्र शाखा जो बाईं ओर से निकाली गई है, वो कौन सी है, राउतसा शाखा। इसके बाद में ध्यान रखना इसकी 7 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी लिफ्ट नहरें हैं, 7 लिफ्ट नहरें हैं, यह भी आपको ध्यान रखना। अपने बात करेंगे केवल और केवल कौन सी, नौहर साहुआ लिफ्ट नहर, नौहर साहुआ लिफ्ट नहर, यह अपने काम की है, नौहर साहुआ लिफ्ट नहर।
यह ध्यान रखना, इससे सिंचाई होते हैं हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर जिले। और इसका जो नया नाम है, नया नाम आपको ध्यान रखना है चौधरी कुंभाराम आर्य। क्या रहेगा? चौधरी कुंभाराम आर्य, इसका क्या है? नया नाम है। नेक्स्ट मित्रों, पर हम बात करें तो सिद्धमुख नहर परियोजना। सिद्धमुख नहर परियोजना है, यह ध्यान रखना, इसका शिलान्यास है वो सवर्गीय राजीव गांधी के द्वारा किया गया। तो सिद्धमुख नहर परियोजना है, इसका शिलान्यास है सवर्गीय राजीव गांधी के द्वारा किया गया 1989 में। कब किया गया? 1989 में, 89, यह ध्यान रखना। और इसका जो निर्माण है वो नाबार्ड के आर्थिक सहयोग से किया गया। ये ध्यान रखना, राजस्थान में प्रवेश करती है। तो राजस्थान में ये कहाँ से प्रवेश करती है, ये अपने लिए महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान में ये भिरानी गांव से प्रवेश करती है। कहाँ से करती है? भिरानी गांव से प्रवेश करती है। और ध्यान रखना, इससे जो लाभान्वित जिला है वो है हनुमानगढ़। कौन सा? हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ की 2 तहसीलें, एक नौहर, दूसरी भादरा। नौहर और भादरा तहसील। और दूसरा जिला हमारे पास में है कौन सा? चूरू जिला। और चूरू जिला, उसकी 2 तहसीलें हैं जिनको पेयजल की आपूर्ति होती है। एक आती है राजगढ़ और एक आती है तारानगर तहसील, ये ध्यान रखना। और इधर नौहर और भादरा तहसील हनुमानगढ़ की। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो हमारे पास में आती है कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता है मित्रों? कालीबंगा सभ्यता। ये अच्छे से ध्यान रखना, कालीबंगा सभ्यता है मित्रों, यह हनुमानगढ़ जिले में गग्गा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? गग्गा नदी के किनारे है। कालीबंगा सभ्यता है, इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी, यह ध्यान रखना, प्रथम बार जानकारी यह आपको ध्यान रखना एलपी टेसीटोरी ने दी। किसने दी थी? एलपी टेसीटोरी ने दी। यह आपको ध्यान रखना है किस जिले में? हनुमानगढ़ जिले में है। किस नदी के किनारे है? गग्गा नदी के किनारे है। इसकी खोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह आपको ध्यान रखना है। खोज की थी अमलानंद घोष ने। तो कालीबंगा अमलानंद घोष 1951-52 में इस सभ्यता की क्या होती है? खोज होती है। ये जो मित्रों कालीबंगा सभ्यता है, इसकी खोज होती है 1951-52 में, यह आपको ध्यान रखना है। और ये जो कालीबंगा सभ्यता, इस कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। शब्द का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, यह आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा है, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, यह आपको ध्यान रखना है। काले रंग की चूड़ियाँ, तो कालीबंगा शब्द है, इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यह परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता, इसका उत्खनन कार्य ध्यान रखना मित्रों, बीबी लाल व बी के थापर ने 1961 से 1969 के मध्य कब किया था? 1961 से 69 के मध्य। और इनके साथ में थे एमडी खरे, केएम श्रीवास्तव और एसपी जैन। अब प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा सभ्यता है, इसका उत्खनन है वो कितने स्तर में पूरा हुआ था? तो 5 स्तर में पूरा हुआ था। कालीबंगा सभ्यता, इसका उत्खनन कार्य कितने स्तरों में पूरा हुआ था? तो 5 स्तरों में पूरा हुआ था। अगर आपसे पूछे कालीबंगा सभ्यता है यह कितने काल में विभाजित है, तो यह ध्यान रखना कितने काल है? 3 काल है। कितने काल है? 3 काल है।
जबकि कालीबंगा सभ्यता ये एक नगरीय सभ्यता है। क्या है? नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो परिवार होगा वो एकात्मक परिवार होगा। कैसा होगा? एकात्मक परिवार, यह आपको ध्यान रखना। एकात्मक परिवार होगा, साथ में ध्यान रखना मातृस्तात्मक परिवार होगा। परिवार कैसा? एकात्मक है, यह एक नगरीय सभ्यता है और साथ में यहाँ पर मातृस्त्रात्मक है। तो माता की यहाँ पर क्या की जाती है? पूजा की जाती है। जबकि इस सभ्यता का जो काल है वो आपको ध्यान रखना है कार्बन जिसे अपने कहते हैं C14 पद्धति। C14 पद्धति के अनुसार 2400 ईसा पूर्व, 2400 ईसा पूर्व, यह आपको ध्यान रखना है। तो कालीबंगा सभ्यता है, इसका समय है वो है कार्बन या अपने C14 पद्धति 2400 ईसा पूर्व, यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ध्यान रखना कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, मकानों में कच्ची ईंटों का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर ध्यान रखना इन कच्ची ईंटों के मकानों में दरारें देखने को मिली है। क्या मिली है? दरारें। और दरारें होने का मुख्य कारण माना जाता है भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, यह आपको ध्यान रखना है। भूकंप के साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से। और यहाँ पर ध्यान रखना भूकंप के कारण यहाँ पर कच्चे मकानों में क्या आई है? दरारें, इसलिए इसे कहते हैं दीनहीन बस्ती। तो कालीबंगा सभ्यता को कहते हैं दीनहीन बस्ती, यह भी ध्यान रखना। यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग भी हुआ है। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल और केवल कहाँ हुआ है? स्नानागार, नाली व कुओं में हुआ है। स्नानागार, नाली, कुओं में हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ध्यान रखना कपास की खेती के साक्ष्य सर्वप्रथम मिले हैं। और कपास की खेती है वो सर्वप्रथम साक्ष्य की सभ्यता से मिला है। तो ध्यान रखना कालीबंगा से, कालीबंगा से, यह आपको ध्यान रखना है। तो कपास की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। लेकिन इस कपास को यूनानियों ने क्या नाम दिया? सिंडन नाम दिया था, यह ध्यान रखना। सिंडन यूनानियों ने नाम दिया था। कपास को यूनानियों ने क्या नाम दिया? सिंडन। यहाँ पर ध्यान रखना चना व सरसों दोनों को एक साथ बोया गया है। चना व सरसों को दोनों को एक साथ बोया गया, जिसे हम कहते हैं दोहरी खेती, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। तो जूते हुए समकोण दिशा में खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो वो मिले कालीबंगा सभ्यता से। यहाँ पर एक कुएं के साक्ष्य मिले, एक कुआं का क्या मिला? साक्ष्य मिला। जबकि 7 अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई है। ये 7 अग्नि वेदिकाएँ आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 5 स्त्र यहाँ पर थे उत्खनन के और 3 काल में ये पूर्ण हुई थी। जबकि यहाँ पर अग्नि वेदिकाएँ कितनी हैं? 7। साथ में ध्यान रखना कालीबंगा प्रथम कालीबंगा सभ्यता कहती हैं। तो प्रथम कालीबंगा सभ्यता किसे कहती हैं? सोनथी। और सोनथी है किस जिले में है? तो ये ध्यान रखना बीकानेर जिले में। किस जिले में है? तो यह बीकानेर जिले में। तो प्रथम कालीबंगा सोनथी बीकानेर, सोनथी बीकानेर। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो कालीबंगा है यहाँ पर दोहरे परकोटे के साक्ष्य मिले। क्या मिले हैं? यहाँ लिख देता हूँ, दोहरे परकोटे के साक्ष्य मिले, यह आपको ध्यान रखना। मतलब सुरक्षा दीवार। तो दोहरे परकोटे के साक्ष्य मिले हैं किस सभ्यता से? कालीबंगा। यहाँ पर दोहरे परकोटे से अर्थ है 2 दीवार, बाहर की दीवार कच्ची और भीतर की दीवार पक्की, यह यहाँ से साक्ष्य मिले, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है डॉक्टर दशरथ नाथ शर्मा, यहाँ लिख देता हूँ, डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है यह हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी है। क्या कहा था? हड़प्पा की तीसरी राजधानी, तीसरी राजधानी। तो यह आपको ध्यान रखना है
कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा की तीसरी राजधानी किसने कहा? तो डॉक्टर दशरथ नाथ शर्मा ने कहा था। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ से ध्यान रखना, जो ये कालीबंगा सभ्यता, यहाँ से शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। किसकी? शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा की जानकारी, क्योंकि यहाँ पर एक खोपड़ी मिली है बालक की जिसमें 6 छेद किए हुए हैं। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। यहाँ पर ध्यान रखना, एक बेलनाकार मोहरे मिली है, बेलनाकार मोहरे मिली है और बेलनाकार तंदूर भी मिला है। यहाँ ध्यान रखना, बेलनाकार तंदूर मिले, बेलनाकार तंदूर। और ये तंदूर है, ये दर्शाता है कि इनका संबंध है वो मेसोपोटामिया से है। किससे? मेसोपोटामिया, या अपने कह सकते हैं ईरान से इनका क्या है? संबंध है। यहाँ पर जो मुख्य पालतू पशु था वो कुत्ता था। मुख्य पालतू जानवर है वो क्या है? यहाँ पर कुत्ता है। और यहाँ पर ध्यान रखना, बलि प्रथा का भी प्रचलन था। किस प्रथा का? बलि प्रथा का यहाँ पर क्या था? प्रचलन था। यहाँ पर एक लिपि मिली है, यह भी आपको ध्यान रखना, लिपि, और लिपि का नाम है भाव चित्रात्मक लिपि। भाव चित्रात्मक लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि है। ये ध्यान रखना, कालीबंगा सभ्यता से मिली है। इसे कहते हैं सर्पिलाकार लिपि, और यह अभी तक पढ़ी नहीं गई है। और यह जो लिपि है यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, दाईं से बाईं ओर लिखी गई है, इसलिए यह आज तक पढ़ी नहीं गई। यहाँ पर जो कालीबंगा सभ्यता, यहाँ पर मुख्य इनका जो व्यवसाय है, मुख्य स्रोत है वो क्या था? तो व्यापार, वाणिज्य व कृषि। तो ये थे मित्रों कालीबंगा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, जहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें हैं रंगमहल सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? रंगमहल सभ्यता। और रंगमहल सभ्यता यह भी हनुमानगढ़ जिले में है, घग्गर नदी के किनारे। इसका जो उत्खनन कार्य है, खोज है, वो 1952 में डॉक्टर हन्नारेड ने किया था। 1952 में डॉक्टर हन्नारेड ने किया था। यहाँ पर ध्यान रखना, गंधार शैली की मूर्तियाँ मिली, साथ में गुरु शिष्य की क्या मिली है? मूर्तियाँ मिली है। तो गंधार शैली की मूर्तियाँ हैं, साथ में गुरु शिष्य की मूर्तियाँ हैं, और साथ में ध्यान रखना 105 तांबे के सिक्के मिले। यहाँ से ध्यान रखना 105 तांबे के सिक्के मिले, यह भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर और ख़ास बात ध्यान रखना, लाल व गुलाबी रंग के टोंटीदार घड़े मिले हैं। वो कहाँ से मिले हैं? रंगमहल सभ्यता से। तो यह था मित्रों आज का अपना छोटा सा हनुमानगढ़ जिला। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो मैं फिर कहता हूँ, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार जिला दर्शन क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।